हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पॉजिटिविज्म की कंटिन्यूटी में पॉजिटिविज्म का क्रिटिसिज्म में डिस्कस करूंगा। बेसिकली पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक व्हिच इज मेंशन इन यूपीएससी सिलेबस। सो तीन मेन पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूंगा पॉजिटिविज्म का क्रिटिसिज्म। फर्स्ट विल बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट। दूसरा मैं डिस्कस करूंगा reflexive sociology, which is given by Goldner, and third I will be discussing about the agency and structure, which is given by Anthony Giddens. So we can start. So positivism and its critique, उसमें सबसे पहले पोस्ट मॉडर्निस्ट और इन जनरल क्रिटिसिज्म वी कैन सी हम लोग देखते हैं। तो पहला है कि आपको मैंने बताया था पहले वीडियो में जिसमें मैंने पॉजिटिविज्म डिस्कस किया था, उसमें बोला था कि पॉजिटिविज्म में क्या होता है कि अप्लीकेबल इन द डोमेन ऑफ नेचर इज नॉट नेसेसरली अप्लीकेबल इन द डोमेन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो जो भी मेथड्स, जैसे क्या होता है कि पॉजिटिविज्म में साइंस का मेथड यूज करके हम सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जनरली आपका है सोशियोलॉजी में, सोसाइटी में, वो जरूरी नहीं कि अप्लीकेबल हो आपका ह्यूमन सोसाइटी में। फिर दूसरा क्रिटिसिज्म देखते हैं कि पॉजिटिविज्म कैन प्रूव टू बी प्रो एस्टेब्लिशमेंट, स्टेटस कोइस्ट, नॉन क्रिटिकल एंड नॉन रिफ्लेक्सिव फ्रॉम क्रिटिकल थ्योरिस्ट और द एडरेंस ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म फ्रॉम एडोर्नो टू और कोइमर टू मार्क्यूज। सो बेसिकली दीज थ्री थिंकर्स जो फ्रैंकफर्ट स्कूल से आते हैं, अडोर्नो का आपने कल्चरल इंडस्ट्री पढ़ा होगा, मार्क्यूज का भी आपने पढ़ा होगा। सो दे से कि पॉजिटिविज्म कैन प्रूव टू बी प्रो एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो सकता है, स्टेटस कोइस्ट हो सकता है, चेंज के बारे में डिस्कस नहीं करता है, नॉन क्रिटिकल होता है एंड नॉन रिफ्लेक्सिव होता है, जो कि मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिविज्म का साइंस के साथ साथ उनका एम्फेसिस होता है आपका सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी में। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। बिकॉज अनलाइक नेचर, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्सिव एजेंट्स हु थिंक, आर्ग्यू, contest and through their practices and actions transform the world. Hence, society cannot be subjected to abstract universal generalization. Positivism, it is alleged, undermines the creativity, reflexivity and agency of social actors. So you can understand कि कैसे these things happens because positivism बोलता है कि आपको objectively basically आपको target करना है। So that's why you can understand कि objectively कभी possible नहीं है target करना, because we are a subjective being, we always have like and dislikes। ठीक है, अगला क्रिटिसिज्म देखते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट। सो बेसिकली पोस्ट मॉडर्निस्ट डिकंस्ट्रक्ट द वेरी फाउंडेशन ऑफ साइंस। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो साइंस का आपका बिलीफ है कि हमेशा क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रोथ होता है, जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलता है कि नॉट नेसेसरली एक लीनियर फैशन में आपका ग्रोथ हो। पॉजिटिविज्म के एक एजम्पशन होता है आपका जो मॉडर्निज्म का कि A to B में अगर जा रहा है साइंस तो इट इज ऑलवेज प्रोग्रेसिंग, इट इज ऑलवेज गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, लिनियरली ग्रोथ ही होगा, पॉजिटिव ग्रोथ होगा, जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलता है कि इट्स नॉट नेसेसरली। इन अ वे द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑब्जेक्टिव साइंस एंड सब्जेक्टिव नैरेटिव गेट्स इरोडेड. Sociology becomes yet another narrative filled with biographies and life histories, and a non-positivist postmodern sociology does not look fundamentally different from cultural studies. So आपका postmodernist है, they emphasize on basically cultural studies. they say कि आप किसी भी चीज को generalize या एक ही perspective से नहीं देख सकते हो। To understand anything you have multiple perspective, और सारे perspective true हो सकते हैं। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ को देखते हो, जैसे अभी देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि राइज अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, वुमेन के अगेंस्ट अगर क्राइम होता है, ठीक है, तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि मेन वुमेन के बीच में रिलेशन खराब हो रहा है,
कोई बोलेगा कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट पड़ रहा है. सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजन एंड ऑल रीजन कैन बी इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो दैट्स वाई पोस्ट मॉडर्न दे से कि देयर कैन नॉट बी नो वन रियल ट्रूथ. आप एक किसी पर्टिकुलर ट्रूथ को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. इन दिस वर्ल्ड देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू लुक एंड मल्टीपल ट्रूथ भी हो सकते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग. द सेम लाइन कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल. ठीक है. तो ये आपका पॉजिटिव पोस्ट मॉडर्निस्ट का है. तो बेसिकली मैं पॉजिटिविज्म को क्रिटिक बेसिकली हम लोग देखेंगे फ्रॉम द टू सोशियोलॉजी का स्टैंड से. पहला है आपका रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी, रेसिस्टिंग मेथोडोलॉजिकल डुअलिज्म. ठीक है. रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी एज पुट फॉरवर्ड बाय एल्विन वी गॉडलर is a meaningful alternative to positivism. So reflexive sociology आपका alternative to positivism है, उसको देखते हैं. आपका जो गॉल्डनर था एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट था. he critiqued positivism. he warned us of the methodological dualism implicit in positivism. देखते हैं methodological dualism होता है क्या. not solely that it views that if the sociologist engages politically, अगर सोशियोलॉजिस्ट पॉलिटिकली इंगेज करता है एंड इमोशनली एंड एस्थेटिकली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज और हर स्टडी, द साइंटिफिक नेचर ऑफ द डिसिप्लिन वुड सफर. सो बेसिकली रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी बोल रहा है कि अगर सोशियोलॉजिस्ट इंगेज करता है पॉलिटिकली, इमोशनली एंड एस्थेटिकली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज और हर स्टडी, द साइंटिफिक नेचर ऑफ द डिसिप्लिन वुड सफर. दिस कोल्ड ऑब्जेक्टिविटी, ही सेज दिस कोल्ड ऑब्जेक्टिविटी एज गॉल्डनर would argue is essentially an expression of alienation. I have also made a video on alienation. If you have not watched till now, please see it. You will understand कि कैसे alienation होता क्या है. It's a concept of Marx. Please subscribe to my channel. There you will see a video on alienation. So that is the alienation of, basically he's saying that is the alienation of the sociologist from his or her own self. It is like looking at sociological knowledge as just a piece of amoral technique. So, as a sociologist, we cannot understand anything as a piece of amoral technique. Amorally हम समझ नहीं सकते हैं. दूसरा पॉइंट रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी गॉल्डनर बोलता है, दिस डुअलिज्म सेपरेट्स द नोअर फ्रॉम द नोन, सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, फैक्ट फ्रॉम वैल्यू. सो ये आपका पॉजिटिविज्म है कि आपको अगर किसी, जैसे मान लो आप सोशियोलॉजिस्ट हो, ठीक है. So basically you are a knower and if you want to know something then you have to separate, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करना है. फिर दूसरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हो और आप एक सब्जेक्ट हो. सो यहाँ पे यही बेसिकली पॉजिटिविज्म होता है. और फैक्ट को वैल्यू से, फैक्ट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ए फैक्ट बट you are not, you need to abandon your value. So what Goldner criticized कि this is not possible. Next देखते हैं. Gondler, however, pleads for methodological monism. ठीक है. सो वो देखते हैं कि अल्टरनेटिव बताया इन्होंने पॉजिटिविज्म का, एंड assert that the separation between the knower and the known must be overcome. He says कि there should not be any separation because you cannot know others without knowing yourself. तो किसी भी चीज को अगर किसी दूसरे इंडिविजुअल को जानने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आपको अपने बारे में जानने की जरूरत है. दैट इज वाई सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. टू नो अदर्स, ए सोशियोलॉजिस्ट कैन नॉट सिंपली स्टडी देम. किसी दूसरे को जानने के लिए आप सिर्फ स्टडी से नहीं जान सकते हो, बट ऑल्सो लिसन टू एंड कन्फ्रंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ठीक है. आपको सुनना पड़ेगा उनको, एट द सेम टाइम आपको खुद को कन्फ्रंट करना पड़ेगा. नोइंग इज नॉट एन इम्पर्सनल एफर्ट. नोइंग कभी भी इम्पर्सनल एफर्ट नहीं होता, ये हमेशा एक पर्सनलाइज एफर्ट होता है बाय होल एम्बॉडीड मैन. Reflexive sociology invites methodological monism and therefore alters the very meaning of knowledge. ठीक है. So जो positivism methodological dualism की बात कर रहा था, आपका reflexive sociology methodological monism की बात करता है. It does not remain merely a piece of information. Instead, it becomes awareness. It becomes awareness. It generates self-awareness and new sensitivity. Reflexive sociology, you would appreciate, is heavily demanding. Unlike positivist sociology in which you can remain neutral and apolitical, reflexive sociology demands your moral commitment,
and ethical engagement. So in reflexive sociology आपको morally commitment देना पड़ेगा, at the same time आपको ethically engage भी करना पड़ेगा. You cannot separate your life from your work. So basically you need to बिकम मोनिज्म, बेसिकली आपको दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी में क्या होता है. What does it mean for you to understand the slum culture? For example, if you want to understand the slum culture as a student of sociology, so basically reflexive sociology के अंतर्गत you can ask what does it mean for you to understand the slum culture? Isn't it the fact that their suffering cannot be separated from your privilege? Basically, you are going to understand a slum and you must be privileged. So, that's what he is asking. Isn't it the fact that their suffering cannot be separated from your privilege? Can you understand them without questioning the asymmetrical power? ठीक है, so इसको देखते हैं. These questions born out of self-reflexivity would possibly create a new sociology which far from objectifying the world, positivism क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है वर्ल्ड को, ट्राइज टू क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड. बट रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी करता है क्या, करता है एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है. पॉसिबली न्यू ट्रेंड्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च इमेंटिंग फ्रॉम फेमिनिस्ट एंड दलित मूवमेंट्स रिजेंबल दिस सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी आपको क्लोज टू कह सकते हो कि फेमिनिस्ट एंड दलित मूवमेंट से है. ठीक है, बिकॉज इन दिस रिसर्च trends one sees not just technical objectivity but essentially a high degree of empathy. आपको एक high degree of empathy रखना पड़ेगा being a student of sociology, और आगे चल के अगर आप sociologist बनते हो तो, an urge to understand suffering and a striving for a alternative praxis. ठीक है, so आपको alternative praxis के बारे में समझना पड़ेगा. फिर देखते हैं दूसरा आपका एजेंसी एंड स्ट्रक्चर, प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरेशन which is given by Anthony Giddens. So another significant critique of positivism has come from Anthony Giddens, a leading sociologist of our time. Giddens 1976 में एक बुक लिखा था जिसका नाम था न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इज ए टर्निंग पॉइंट. ठीक है, तो इसको देखते हैं. इट इज ए टेक्स्ट इन विच ही स्टडीड द इंटेलेक्चुअल ट्रैजेक्टरी ऑफ द डिसिप्लिन. ठीक है, उन्होंने इंटेलेक्चुअल ट्रैजेक्टरी डिसिप्लिन का स्टडी किया था एंड निगोशिएटेड विथ इंटरप्रेटेटिव ट्रेडिशन एंड रिफ्लेक्स्ड ऑन ए सेट ऑफ न्यू रूल्स. इट डज ऑफर एन अल्टरनेटिव टू पॉजिटिविस्टिक साइंटिफिक सोशियोलॉजी. यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट डज ऑफर एन अल्टरनेटिव टू पॉजिटिविस्टिक एंड साइंटिफिक सोशियोलॉजी. तो ये भी आप कह सकते हो कि पॉजिटिविज्म का एक अल्टरनेटिव है. गिडेन इज कैटेगोरिकल अबाउट द फैक्ट that nature and human society are two different realms of inquiry. So according to Giddens क्या है कि nature and human society आपका two areas of inquiry है. Nature is not a human production. ठीक है, nature human production नहीं है, but society is being perpetually created, renewed and altered by human agents. So nature आपका human production नहीं, but society आपका human production है. That is why there are limits to natural science methodology in sociology. That's why we cannot directly apply methods of natural science in sociology. In sociology हमें क्या करना है, argues Giddens बोलता है those who still wait for a Newton are not only waiting for a train that won't arrive, they are in the wrong station altogether. ठीक है, this seems to be the reason why he began his intellectual conversation with phenomenological ethnomethodological tradition. The way these interpretative sociologies seek to understand meanings, that is, the meanings that conscious human actors attach to the world and construct their knowledge of the everyday world they live in. Although for Giddens there are possibilities in these traditions, we need to see beyond, because the meaning you and I attach to the world has to be situated in a social context. So always whatever we attach a meaning to a world, it's always in a social context, and asymmetrical resources and capabilities often categorize this context. Take an example से इसको समझते हैं. Imagine yourself as a student in the classroom. आप एक स्टूडेंट हो क्लासरूम में. It is of course true that you are not a puppet silently performing the prescribed role. Being a student of in the classroom, आप एक puppet नहीं हो, silently आप सिर्फ रोल नहीं प्ले कर रहे हो. Instead, you are a creative agent. You are a creative agent attaching meanings and creating an intersubjective
वर्ल्ड कॉल्ड द क्लासरूम। सो बेसिकली क्लासरूम क्या है, इंटर सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, उसमें आप मीनिंग अटैच कर रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं, बट देन देयर इज ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, योर एजेंसी और फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड। आपके पास क्रिएटिविटी है, बट एट द सेम टाइम योर फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड, फ्रीडम पे बॉर्डेंसन है, बिकॉज डिफरेंशियल अनइक्वल रिसोर्सेज माइट कैटेगराइज द क्लासरूम, टीचर वर्सेस अ स्टूडेंट, क्योंकि हर क्लासरूम का डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, तो इसके बेसिस पे आपका फ्रीडम भी डिफाइन होता है। इवन ए सिंपल साइट लाइक द क्लासरूम इज इन फैक्ट ए साइट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कंटेस्टेशन। क्लासरूम एक साइट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कंटेस्टेशन है। गिडेंस देयरफॉर आर्ग्यूज दैट इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। It is equally important to be aware of the complex relationship between the agency and structure। तो आपको क्लासरूम में एजेंसी एंड स्ट्रक्चर से भी अवेयर होना पड़ेगा। दिस क्रिटिकल क्रिएटिव एंगेजमेंट विथ मेथोडोलॉजिकल इश्यूज लेड हिम टू पुट फॉरवर्ड ए सेट ऑफ रूल्स। उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स को पुट फॉरवर्ड किया, विच कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। देखते हैं इसके बारे में। सो फर्स्ट रूल उन्होंने क्या दिया, सोशियोलॉजी इज नॉट कंसर्न विद ए प्री गिवन यूनिवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सोशियोलॉजी, जैसे आप पॉजिटिविज्म में क्या देखा कि वो लोग मानते हैं कि समथिंग विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, अपना खुद का एग्जिस्टेंस है, सुई जनरिस है। तो यहाँ पे गिडेंस क्या बोल रहा है कि सोशियोलॉजी इज नॉट कंसर्न विद प्री गिवन यूनिवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इंस्टीड सोशियोलॉजी डील्स विद ए वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड और प्रोवाइडेड बाई एक्टिव डूइंग्स ऑफ सब्जेक्ट। तो सोशियोलॉजी में हमेशा क्या है, एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पे सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव डूइंग करता है। इट इज इन दिस सेंस दैट द प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी हैज टू बी ट्रीटेड एज ए स्किल्ड परफॉर्मेंस ऑन द पार्ट ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर कौन है, इंडिविजुअल, बेसिकली हमेशा प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, स्किल परफॉर्मेंस करता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू एग्जांपल। सपोज यू आर स्टडिंग ए फेनोमेना कॉल्ड कास्ट। अगर आप कास्ट को समझना चाहते हैं, इवन ए रिजिड सिस्टम लाइक कास्ट को ऑल्दो रिजिड सिस्टम बोला जाता है, यू रियलाइज इज नॉट प्री गिवन। कास्ट कभी प्री गिवन नहीं होता है। इंस्टेड ह्यूमन एजेंट्स आर परपेचुअली क्रिएटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग व्हाट वी कॉल ए कास्ट सोसाइटी। सो कास्ट हमेशा चेंज होते रहता है, इन कांस्टेंट फ्लक्स में रहता है। That is why lower caste movements और दलित movements और divergent reforms takes place। इसीलिए आपने देखा होगा कास्ट मूवमेंट्स होते हैं, दलित मूवमेंट्स होते हैं, और उससे कास्ट स्ट्रक्चर में रप्चर्स होता है। एंड द सोशल रियलिटी दैट सोशियोलॉजिस्ट स्टडी रिमेन्स परपेचुअली वाइब्रेंट एंड अलाइव। सो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, इफ यू वांट टू स्टडी एनी सब्जेक्ट मैटर, वो हमेशा चेंज होते रहता है। इट इज ए स्किल्ड परफॉर्मेंस विच इज परपेचुअल फ्लक्स, ठीक है। दूसरा देखते हैं रूल्स उन्होंने क्या दिया। सो सेकेंड, ऑल्दो सोसाइटी इज ए स्किल परफॉर्मेंस, द क्रिएटिविटी ऑफ सोशल एक्टर एज यू हैव जस्ट लर्न इज नॉट अनलिमिटेड, सिंस ऑल ऑफ अस irrespective of our creativity are historically located social actors working under certain condition। so all of us basically हम लोग historically located हैं, हमारा एक particular caste background है, class background है, gender background है, so all come into play, ठीक है। so it is in this context that we ought to be aware of the limits constraints provided by the social structure। social structure हमेशा एक limits और constraint प्रोवाइड करता है। बट देन व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट गिडेंस इज दैट ही इज टॉकिंग अबाउट द डुअलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर। सो गिडेंस इज टॉकिंग अबाउट डुअलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर। A structure must be conceptualized as a simply placing constraints upon human agency, but as enabling। So a structure आपको क्या करता है, basically जैसे caste है, तो caste एक structure है। So if you are a Dalit, so basically it is constraining on you, but no, take another example like language। so if language is if you have to follow to speak any language, you have to follow a grammar। so basically grammar follow karna, it can be a constraint, but at the same time if you learn the grammar then it also enables you to speak। so इसको example के through इसी example को देखते हैं, ठीक है। so we move next। so moreover a living language is not static, but at the same time क्या है कि language कभी static होता नहीं। through their linguistic expressions and practices people make changes in the structure of the language। so language भी हमेशा change होते रहता है। this is what Giddens regards as the process of structuration and says
that for him. To inquire into the structuration of social practices is to seek to explain how it becomes about that structures are constituted through action, and reciprocally how action is constituted structurally. In a way, the process of structuration enables him to overcome the duality of a structure and agency. What is duality? A structure and agency. Yes, you cannot imagine yourself without the rules that the structure provides. ठीक है, सो अ स्ट्रक्चर हमेशा आपको एक रूल्स प्रोवाइड करता है. तो सिंपली यू मस्ट बी नोइंग ना कि आपको फ्रीडम चाहिए तो हमेशा एक ऑर्डर में रहना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रूल्स देयर वोंट बी एनी फ्रीडम. सो That's what he is talking about. At the same time, you are not a puppet. आप रूल फॉलो करते हो बट आपके पास एजेंसी भी होता है, फ्रीडम भी होता है. यू कैन इनोवेट, एक्सपेरिमेंट एंड अल्टर द स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर को आप हमेशा चेंज कर सकते हो. तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या रूल्स दिया इन्होंने. गिडेंस assert that a sociologist cannot escape the language that lay actors use to make sense of the world. मैंने एक और वीडियो बनाया था, आप देखना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस. सो उससे ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि वट एवर ए सोशियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड, एट द सेम टाइम बीइंग ए पार्ट ऑफ सोसाइटी यू आल्सो अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, सोशियोलॉजिस्ट एंड लेमैन. दैट इज व्हाई मीनिंगफुल सोशियोलॉजिकल रिसर्च रिक्वायर्स इमर्जन इन द फॉर्म ऑफ लाइफ विच द सोशियोलॉजिस्ट seeks to study. आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिस्ट आपको इमर्ज करना पड़ेगा. देखते हैं इमर्जन का मतलब क्या होता है. इमर्जन डज नॉट however mean that the sociologist has to become a full member of the community. आपको इमर्जन करना है, बट इमर्जन का मतलब ये नहीं है कि आप सोसाइटी का किसी जिस सोसाइटी को समझ रहे हो उसका मेंबर बनना पड़ेगा. दिस ओनली मीन्स द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन इट एज एन ensemble ऑफ प्रैक्टिसेस. इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको पार्टिसिपेट करना है एज ए ensemble of practices. And finally, sociological concepts asserts guidance are based on double hermeneutic. ठीक है. The reason is that social actors themselves have already interpreted sociology as being a skilled performance, and hence the sociologists further reinterpret it within their theoretical schemes, mediating ordinary and technical language. So thank you so much guys for watching these videos, and till now if you have not subscribed my channel, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर यूपीएससी एस्पायरेंट है जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है. आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फॉर द मटेरियल. The name of the telegram channel is Vanavi Santosh, and at the same time to you if you have any doubts, if you want to any queries want to address, then you can follow me on the Twitter and Instagram. The user ID of Twitter and Instagram is the same, Vanavi Santosh. So thank you so much guys for watching this video again.